है। चलो देखो, तीसरा प्रश्न है, सुनो जी। तीसरा प्रश्न है कि एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर, देख रहे हो ना, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। हर जो है अंश से एक अधिक है, ये ना कहा गया है। भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। सुन रहे हो ना, व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बताइए, भिन्न में अंश और हर दो प्रकार की संख्याएं हैं, किसको x माना जाए? हर उसके अंश से एक अधिक है। देख रहे हो ना, यहां से यहां तक पढ़ो, हर उसके अंश से एक अधिक है, किसको x मान ले? है नहीं, अंश, अंश को x माना जाएगा, ठीक है ना। तो अंश को x अगर मान लेंगे तो अंश में एक जोड़ देंगे तो हर नहीं मिल जाएगा। यही लिखेंगे, लिखेंगे हल का, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर कितना? x प्लस 1, x प्लस y नहीं मानना है इसमें, एक के गो चर मानना है, ठीक है ना। दूसरे चर का शर्त दिया है, उसके अनुसार दूसरा शर्त लिखना है, दूसरा जो है संख्या लिखना है, ठीक है ना। अब तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, उसको यहाँ गणितीय रूप में लिख लिए। अब आगे बढ़िए, भिन्न का 3 गुना, तो अभिष्ट भिन्न, भिन्न क्या है अभी तो मालूम नहीं है ना, तो लिखेंगे अभिष्ट भिन्न बराबर अंश बटा हर ना होता है जी, है? तो अंश क्या लिखा गया है? x, और हर कितना लिखा गया है? यह हो गई भिन्न, समझ में आया, यह हो गई भिन्न। अब क्या बोला गया? भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। अब देखो, अब इसको हम लोग यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब इसको लिखने जा रहे हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? भिन्न का 3 गुना, ठीक है ना। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, भिन्न का 3 गुना हो गया, किसके बराबर है? उसके व्युत्क्रम, नहीं आए हैं जी सर जी, हाँ बोले थे आज सर जी का तबीयत खराब है, अभी फोन किए थे हम, ठीक है ना। बोले कल से क्लास रख लीजिए, कल से आएंगे। देखो जी, भिन्न का 3 गुना लिख लीजिए, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम, बोला है ना, व्युत्क्रम के 2 गुने से, व्युत्क्रम है, कर व्युत्क्रम का होगा x प्लस 1 बट्टा x, इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। समझ में आया ना, जिस तरह से बोला था उसी तरह से यहाँ कर दिए। अब इसी को हल करेंगे हम लोग तो शायद एगो समीकरण बनेगा। कैसा समीकरण बनेगा? द्विघात समीकरण, वह ना पढ़ रहे हैं, तो द्विघात ही बनेगा, फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जब गुणा होगा तो हेकर हेने गुणा होगा, 3x बट्टा क्या होगा? x प्लस 1 बराबर है में 2x प्लस 2 लिखा जा सकता है, और बट्टा x माइनस 1, आयु भाई होने जाएगा। तो 2x प्लस 2 माइनस x होगा ना, और बट्टा में x है ना, 3x बट्टा x प्लस 1, 2x में से एगो x घटेगा तो एगो x बचेगा, प्लस 2 बट्टा x है ना, 3x बट्टा x प्लस, इसका इधर गुणा होगा तो 3x स्क्वायर ना जी, हैकर है ना गुणा होगा,
डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक ना जी? ऐ समझे हो ना? अब भाई सगरी है ना, लेके आ जाओ, है ना? 3x² पहले से है, ठीक ना? माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 गो, तो -3x लिख लेते हैं ना जी, और फिर माइनस में 2 बराबर 0। भाई घट के कितना हो गया? 2x² -3x - 2 = 0। 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा ना, तो 4 × 4, 2x² माइनस 4x प्लस x - 2 = 0। 2x कॉमन करिएगा तो x - 2 प्लस 1 कॉमन करिएगा तो x - 2, तो x - 2 है 2x प्लस 1। अब एक बार x - 2 बराबर 0, एक बार 2x प्लस 1 = 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? केवल 2 ना जी। यहाँ से 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, तो हाई वाला जो मान होगा वो का है, माइनस में आया है, तो इसलिए यह अग्राह्य हो गया, मतलब अमान्य हो गया। इसको हम लोग नहीं मानेंगे, तो x का मान क्या आया है? 2। तो x क्या माना गया था? अंश, तो हर कितना हो जाएगा? x + 1 मतलब 3, तो लिखेंगे अतः भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर x नहीं जी, 3। क्या आया है? 2 आया है, हैजा का लिखेंगे 3, ठीक ना? तथा अभिष्ट भिन्न बराबर 2/3। देख लीजिए क्या आंसर दिया है, बना लीजिए। सुनो जी, देखो इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? 2, ठीक ना? तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? देखिए क्या किया जाएगा इसमें, क्या करेंगे हम लोग बताइए? लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, अंतर दिया है, योग नहीं दिया है। अंतर कितना दिया है? 2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2, ठीक है ना? समझे ना? x + 2। जब इसमें से इसको घटाओगे तो केवल 2 आएगा कि नहीं आएगा? सही है ना? अब क्या बोला गया है? उनके वर्गों का योग 34 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा? वर्गों का योग मतलब x² प्लस x + 2 का स्क्वायर बराबर 34। यही ना देखिए, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का योग करेंगे तो कितना? अब भाई x² प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो x² + 4x + 4 बराबर 34। भाई दोनों जोड़ के हो जाएगा 2x² + 4x + 4 बराबर 34, ठीक है ना? दोनों में से 2 कॉमन है, तीनों में से x² + 2x + 2 ना जी, बराबर है ना 34। तो इसको इससे काट दीजिए तो कितना आएगा? अब इधर लेके आइए, x² + 2x + 2 - 17 बराबर 0। x² + 2x, भाई घट के कितना हो गया? माइनस में ना। अब 5 × 15 होगा ना, तो x² + 5x - 3x -
15 बराबर 0। तो क्या होगा बताइए, x कॉमन होगा तो x प्लस 5, इसमें -3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, यही ना रहा है। अब दोनों में से एक बार x प्लस 5 बराबर 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -5, यहाँ से x बराबर, ठीक है ना। तो हाई क्या हो गया, माइनस में है इसलिए अग्रह है, यही मान्य होगा। पहली संख्या क्या हो गई 3, लिखेंगे अतः पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 3 + 2 मतलब 5, यही हो गया आंसर। देखो तो क्या दिया है, सुनो। देखो इसमें कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर, संख्याओं का अंतर नहीं कहा गया है, संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो कितना दिया गया है 180। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है ना। बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात। कैसे बनाया जाएगा इसको, यहां से देखो छोटी संख्या का वर्ग बोला गया है, बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना। मतलब दो संख्याएं हैं तो उसमें एगो छोटी संख्या होगी और एगो बड़ी संख्या होगी, समझ रहे हैं। यहाँ क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है 180, ठीक है ना। वर्गों का अंतर दिया है ना, तो कैसे मानेंगे इसको हम लोग बताइए। छोटी संख्या बराबर x, तब बड़ी संख्या बराबर y माना जाएगा, इसमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, माना कि छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। लेकिन इनके बीच में यहाँ एक शर्त दिया गया है, y को y रहने नहीं देना है, x के रूप में ही बदल लेना पड़ेगा, सुन रहे हैं ना। मान तो रहे हैं भले y, लेकिन y को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं है, सुन रहे हैं ना। इसको एक ही चर में बदल करके बनाना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसी के लिए हाई दिया हुआ है, समझे। तो लिखे हाई प्रश्नानुसार, मतलब जो शर्त दिया है इसके अनुसार, ठीक है ना। चलो प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर है जो दिया है ना, अब इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा बताइए। बोलो क्या होगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ना, तो वर्गों का अंतर मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग माइनस होगा, समझे जी। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर क्या मिला 180 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल y बराबर क्या मिलेगा है रूट में 180 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग करना पड़ेगा, सुन रहे हो ना, जरूरत पड़ने के अनुसार इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब वहां चलो भैया प्रश्नानुसार देखो क्या लिखेंगे। प्रश्नानुसार बोला है छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, है ना। छोटी संख्या एक्स का वर्ग मतलब छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है,
तो बड़ी संख्या y माने है, और y का मान कितना माना गया है, तो बड़ी संख्या मतलब y का कितना गुना है जी, 8। ठीक है ना, तो y का मान है जैसे रखा जाएगा, समझे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 और y का मान यहाँ से क्या रखा जाएगा, रूट में 180 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब हई है नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 8 बराबर, इधर रूट में क्या हुआ 180 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब भाई दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तब नहीं जैसे स्क्वायर का गायब होगा है? लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 8 इस पूरे का वर्ग है। तो इधर फिर से यहाँ क्या होगा 180 प्लस एक्स स्क्वायर इसका वर्ग, जब इसका वर्ग होगा तो यह स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो 180 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और 8 टाइम 64। ठीक है ना, अब भाई है ना जाके गुणा होगा, तो एक्स की पावर 4 बराबर ये 64 गुणे 180 और फिर प्लस 64 एक्स स्क्वायर, है दोनों का गुणा करो, कितना आ रहा है, आ? 11,520 प्लस 64 एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर। अब देखिए क्या होगा, भाई साहब है ना लेके आएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और माइनस 11,520 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, लिखेंगे फिर से पुनः, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है ना, भैया एक्स स्क्वायर को माने हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 64 टी स्क्वायर की जगह 64 टी हो गया, एक्स स्क्वायर को ही तो टी माने थे, माइनस 11,520 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड किया जाए 520 को, सुनो यही ना समीकरण आया था, अब इसका गुणनखंड करिएगा तो टी स्क्वायर माइनस में 144 टी और प्लस में 80 टी माइनस 11,520। ठीक है ना, अभी में से टी कॉमन होगा, टी माइनस 144 प्लस में 80 कॉमन होगा, अगर टी माइनस 144 बराबर 0, तो टी माइनस 144 यहाँ से टी प्लस 80। ठीक है ना, तो एक बार टी माइनस 144 इज इक्वल टू 0, एक बार टी प्लस 180 बराबर 0, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 80, हैया से टी बराबर क्या आ जाएगा 144, तो हाई जो होगा वो अग्राह्य हो जाएगा, जबकि हाई वाला मान मान्य होगा। सुन रहे हो, रुको अभी कहाँ से आंसर आएगा।
अभी देखो, तो चूंकि हम लोग टी किसको माने हुए थे, एक्स स्क्वायर को, सुन रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी था, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 144, ठीक है ना, समझे जी। भाई तो केवल एक्स बराबर क्या आएगा, रूट अंडर में 144, तो 12 आएगा एक्स का मान। अब एक्स क्या माना गया था, बोलो, छोटी संख्या, तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 12 तथा बड़ी संख्या बराबर क्या माना गया था, y, और y का मान कितना था, अंडर रूट में 180 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो है 180 प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 180 प्लस 144, भाई करिए, इनको जोड़िए, 4 8 4 12 का 2 हासिल 2 1 324, 324 किसका वर्ग है, 18 का। हाँ, तो देखो बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, क्या दिया है आंसर, माइनस में 12 है, भाई रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों एक के साथ रहेगा, सुन रहे हो ना, दोनों दिया है, प्लस और माइनस दोनों में। हाँ? सिर्फ माइनस में दिया है, प्लस में नहीं दिया है। हाँ जी, ये -12 18, तो -12 18 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यही आंसर होगा, -12 भी दिया है, और क्या, यही होगा आंसर, लिख लीजिए, लिख लो जी, बन गया। सुनो जी, अगला सवाल दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। सुन रहे हो जी, छठवां क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। क्या लिखा जाएगा, माना कि प्राकृतिक संख्या बराबर एक, सुन रहे हैं, और प्रश्नानुसार संख्या में जब 12 बढ़ाया जाता है, मतलब x प्लस 12 जब किया जाता है, ठीक है ना, तो वह अपने व्युत्क्रम के x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, तो व्युत्क्रम यही हुआ गुणे 160, ठीक है ना, इसे ही हल किया जाएगा, x का हने गुणा होगा, पहले हने गुणा करोगे तो 160/x हो गया, इधर x प्लस, इधर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 180, 160 है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160,
60 बराबर 0। अब बताओ इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा? 160 है ना है जी? करो जल्दी इसका गुणनखंड। कितना आया? हम्म 20 और 8, 8 दूना 16, सही है। x² प्लस 20x माइनस 8x माइनस, ठीक है ना? x कॉमन करोगे तो x माइनस x प्लस 20 माइनस में 8 कॉमन होगा तो x प्लस 20, ठीक है ना? तो x प्लस 20 और x माइनस 8 बराबर 0। x प्लस 20 बराबर एक बार 0, x माइनस 8 बराबर एक बार 0। यहाँ से x बराबर माइनस में 20, ठीक है ना? ये अग्राह्य है, यहाँ से x बराबर 8, ठीक है ना? तो क्या होगा? अतः प्राकृत संख्या बराबर कितनी है? 8। समझे जी? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोई प्राकृतिक संख्या है, सुन रहे हो, जिसमें जब 12 की वृद्धि की जाती है तो यह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। तो मान लिए हैं कि प्राकृतिक संख्या बराबर x, ठीक है ना? अब प्रश्नानुसार जब x में हम लोग 12 बढ़ाते हैं तो 1/x का 160 गुना हो जाता है। अब इसी को इधर x का इधर गुणा किए तो x² प्लस 12 हो गया, 12x। 160 ने बचा है, 160 को इधर लेकर के आए माइनस में, ये द्विघात समीकरण हम लोगों का बन गया, जिसका गुणनखंड ये हुआ। गुणनखंड करने के बाद x का मान निकला है और वही तो प्राकृतिक संख्या मानी गई है। जल्दी करिए। सुनो देखो जी, 7वां प्रश्न देखिए। कहा गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच, मैसूर और बेंगलोर दो शहर हैं, ठीक ना? एक यहाँ है मैसूर और यहाँ है बेंगलोर। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है कितना दी गई है? 132 किलोमीटर है। समझ रहे हैं? एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दोनों के बीच में एगो एक्सप्रेस रेलगाड़ी चल रही है, एगो सवारी गाड़ी चल रही है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी अब जानते हैं तेज चलती है, तो उसके द्वारा जो है कम समय लग रहा है, और सवारी गाड़ी द्वारा 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है ना? समझे जी? कहा है आगे, मध्य के स्थानों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों के औसत चाल ज्ञात कीजिए।
देखो यही सेम सवाल हम लोग जो है बना चुके हैं एक बार, लेकिन वहां जो बनाए थे हम लोग तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाए थे, याद है? यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं बनाना है, यहाँ किस रूप में बनाना है? द्विघात के रूप में बनाना है। समझ में आया? तो बताइए किस रेलगाड़ी की चाल को क्या माना जाए? सवारी गाड़ी जो है वो धीमी चल रही है, सुन रहे हैं? सवारी गाड़ी क्या हो रही है? धीमी चल रही है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो तेज चल रही है, ठीक ना? तो सवारी गाड़ी की औसत चाल को अगर हम लोग x मान लें तो लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका कितना हो जाएगा जी? एक्सप्रेस का एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिखा है, तो सवारी गाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिखा गया है। रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना? अब दोनों जो है सुनो, दोनों जो है कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं? 132 किलोमीटर की दूरी, ठीक ना? और समय कितना लग रहा है? 1 घंटा कम। कौन 1 घंटा कम समय ले रही है? एक्सप्रेस वाली ना। तो पहले सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय t1 मान लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल ना जी। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। चाल कितना है इसका? x, इतना घंटा होगा। सेम ऐसे ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो इसको t2 मान लिया जाएगा। 132 बट्टा x प्लस 11, इतना घंटा हो जाएगा ना जी। अब क्या बोला गया है कि ये जो समय है ये कम है, और हाई वाला जो समय है वो ज्यादा है। समझ रहे हो ना? सवारी गाड़ी द्वारा ज्यादा समय लिया गया है। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा, ठीक ना? t1 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 132 बट्टा x माइनस 132 बट्टा x प्लस 11 बराबर 1। दोनों में से 132 कॉमन कर लीजिए ना जी। तो अब क्या करिएगा? है 1 बट्टा x माइनस 1 बट्टा x प्लस 11 बचेगा बराबर 1।
इसका इधर गुणा होगा तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 11 बराबर 1। ठीक है ना, बोलो जी। अब क्या होगा 132 इंटू एक्स से एक्स कट गया तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स हो गया बराबर 1 हई होने जाएगा, समझे ना। हई उधर जाके गुणा होगा तो 132 गुणे 11 बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। इन दोनों का गुणा करिए कितना आएगा बताइए, 1452। हाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इजिकल टू 0। यही द्विघात समीकरण बनेगा। अब इसका गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। ये दोनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन होगा तो प्लस एक्स प्लस 44 बराबर 0। ठीक ना, तो एक्स प्लस 44 में से एक्स माइनस 35 बराबर 0। अब आगे क्या होगा बताइए, आगे जो है एक्स प्लस 44 बराबर एक बार 0 माना जाएगा और एक बार x माइनस 33 बराबर 0 माना जाएगा। तो x बराबर यहाँ से माइनस में 44 आएगा ना जी, तो ये अग्राह्य हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से x बराबर क्या आएगा 33, यह जो है मान्य होगा। ठीक है ना, तो अतः आगे क्या लिखा जाएगा, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितना 44 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 किलोमीटर अधिक है ना, तो 11 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, जल्दी लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वें में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, सुन रहे हो जी, एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती अधिक होती, तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय लेती। उसी दूरी को तय करने में कितना करती 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन 2020 में और 19 में पूछा गया है। सुन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। समझे जी, तो अगर इस चाल से चल रही होती, सुन रहे हो ना, इस चाल से अगर चल रही है तो वह 365 किलोमीटर दूरी को तय करने में कुछ समय ले रही है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इस चाल से 360 है जी, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में
लिया गया समय, तो इसको मान लेते हैं t1। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, 360, चाल कितना है x, इतना घंटा। समझ में आया। प्रश्नानुसार है, देखो रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जा रही है ना। तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, और बढ़ा देने पर वह फिर इसी दूरी को पुनः 360 है ना, 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में लिया गया समय t2 कितना हो जाएगा, 360 बट्टा x प्लस 5, इतना घंटा। समझे, यही नया समय। अब समय किसमें कम लग रहा है, चाल अधिक हो रही है तब कि चाल कम है तब, है? चाल अगर कम रहेगी तो अधिक समय लगेगा। सुन रहे हैं, इसमें चाल कम है तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। बताइए क्या लिखा जाएगा, t1 माइनस t2 बराबर कितना, 1 घंटा कम समय लगता था ना, एक या 360 बट्टा एक्स माइनस 360 बट्टा एक्स प्लस 5 बराबर 1। दोनों में से 360 कॉमन कर लो, तो 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स प्लस 5 बराबर 1। तो 360 हाई है ना, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। एक्स से एक्स कट जाएगा, 360 गुणे 5 बचेगा ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x ना जी, हाई होने जाके गुणा हो जाएगा। मतलब यह 360 में जाके गुणा कर लो, है 1800, हाई होने जाके गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मतलब द्विघात समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा गुणनखंड, देखो तो, बताओ क्या होगा गुणनखंड। 40 45 का करके गुणा देखो कितना आ रहा है 1800 आया है। तो क्या होगा बताइए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0, यानी एक्स कॉमन करिएगा तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 भाई एक्स प्लस 45 बराबर 0। तो एक्स प्लस 45 कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 40 बराबर 0। मतलब एक्स प्लस 45 बराबर एक बार 0 और एक बार एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40, यहाँ से एक्स बराबर माइनस में 45, तो हाई अग्राह्य हो गया। ठीक, समझे ना जी, आए यही ना आया। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है।
सुनो 9 नंबर सवाल देखो, इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। किसको x माना जाए? बोलो जी, क्या बोला है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। किसको मानिएगा x? आधार को। लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, समझे जी, सेमी, तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बोलो जी, 7 सेमी कम ना, तो x माइनस 7 सेमी। समझे? यदि कोण 13 सेमी का हो, कोण कितना दिया गया है? कोण जो है वो 13 सेमी दिया गया है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए? कोण का स्क्वायर जो होता है वह है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ कौन है? ऊंचाई है। सुन रहे हैं? तो यहाँ आधार x हो गया और यहाँ x माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ 13 का। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? यही ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। भाई सब होने जाएगा अगर, भाई दोनों जुट के कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस इतना। समझे? है ना बराबर 0। बोलो जी, 2x स्क्वायर माइनस 14x, भाई घटाओ, माइनस में 120 है? सब में से 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐ समझ रहे हो? तब आगे क्या होगा बताइए? 12 25 60 होता है ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x ना, 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन करिएगा तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे अगर, x माइनस 12 हो जाएगा ना। अब इसमें से क्या होगा? x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस में 5, तो यह अग्राह्य माना जाएगा, और यहाँ से x बराबर 12 यही मान्य होगा। ठीक है ना? लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेमी तथा क्या होगा बताओ? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ना 5 सेंटीमीटर है। 5 कम कर दिया जाएगा। चलिए जल्दी बनाइए। 10वां देखो आए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुनिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। सुन रहे हो ना? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना?
क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। सुन रहे हो ना, क्या है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। किसको माना जाएगा x? चौड़ाई को। सुन रहे हो ना? तो लिखेंगे माना कि क्षेत्र की चौड़ाई बराबर, माना कि क्षेत्र की चौड़ाई बराबर, रुको पहले, क्षेत्र की चौड़ाई बराबर क्या है? x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बोलो जी, लंबाई कितनी हो जाएगी तब? 2 गुने से 1 अधिक ना, तो 2x प्लस 1 इतना मीटर हो जाएगी। समझे? अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528। भूखंड का क्षेत्रफल है पहले से कितना? 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना फॉर्मूला होगा। क्षेत्रफल पहले से मालूम है 528, समझे? और लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है? x। इन दोनों का गुणा करिए, 2x स्क्वायर प्लस x यानी 528। ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो। 32 33 है, तो क्या किया जाएगा बताइए? 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है ना? इसमें से केवल x ही कॉमन हो रहा है। सुन रहे हो ना? दोनों में से केवल x ही कॉमन हो रहा है, तो 2x बचेगा प्लस 33 है। दोनों में से क्या कॉमन होगा बताओ? माइनस में 16 कॉमन करेंगे, हाँ? तभी तो यहाँ 2x बचेगा। 16 से एकरा के भाग लगाइए, हाँ? भाग लगा के देख लो। देखो 16 से भाग लगाओगे तो 16 तिया 48, 4 बचेगा और फिर 16 तिया 48, 33 आएगा ना? बोलो जी। अब में से 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। तो एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0 और एक बार x माइनस 16 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस में 33, तो x बराबर माइनस में 33/2। तो ये हो गया अग्राह्य। समझे? यहाँ से x बराबर 16 यही मान्य होगा। x क्या माना गया था? चौड़ाई। तो आगे लिख लेंगे यहाँ पर, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना? 16 मीटर तथा लंबाई ना, लंबाई बराबर 16 × 32 है 1 33 मीटर। यही हो गया आंसर। जल्दी लिखो जी।